नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको आज जो है भारत पर यूनानी आक्रमण के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज की वीडियो जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की रहेगी, जो हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें ये वीडियो जो रिलेटेड है वो है भारत पर यूनानी आक्रमण के संबंध में। तो आप सभी को इस वीडियो में देखने को क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो हम देखेंगे ईरान और मकदूनिया का आक्रमण भारत पर किस प्रकार से हुआ, कैसे जो है ईरान के आक्रमण के भारत पर प्रभाव पड़े, ईरान का आक्रमण कैसे हुआ भारत पर, ये चीज देखेंगे। दूसरी चीज ये देखेंगे कि साथ ही साथ जो मैसेडोनिया का सिकंदर था उसका आक्रमण भारत पर क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रभाव पड़े उस चीज के। सिकंदर और पोरस का युद्ध के संबंध में भी हम लोग देखेंगे। तो भारत के एक महान राजा हुए पोरस, जिनको पुरु की भी संज्ञा दी जाती है, तो उनके और सिकंदर के मध्य के जो युद्ध की बात है उसको भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सिकंदर का जो आक्रमण था उससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या गतिविधियां हुई, क्या राजनीतिक चेंज हुए, क्या सांस्कृतिक चेंज हुए, क्या ही जो है हमारे आर्थिक चेंज हुए इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और पहली चीज तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे और क्यों हुआ ईरान का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हमेशा कमिटेड रहता हूं कि आपको सबसे अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट चैनल पर लाकर दूं और सबसे अच्छे से तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। तो मेरा हमेशा से यही रहा है डेडिकेशन कि आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट में लाकर दे सकूं। और अच्छे से अच्छा जब आपको कंटेंट होगा तो आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास। पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि भारत पर ईरान का आक्रमण कैसे हुआ, दूसरी सिकंदर का आक्रमण, और तीसरी चीज हम लोग देखेंगे सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। और इसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रेम। ठीक है, तो आप लोग मुझसे तो बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है लगभग जब 6वीं शताब्दी में कौन कौन से आपके कंबोज, गांधार और मद्रास जैसे जो महाजनपद थे, इनमें क्या है कि काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा थी। जैसे आपका ये कंबोज का क्षेत्र था और आपका ये इधर सूरसेन वाला क्षेत्र था, ये गांधार वाला क्षेत्र था, और इधर आपका जो ये मगध था। ठीक है, इधर आपका क्या था, ये मगध था। इनमें क्या था, इन जो महाजनपदों में थे, इनमें क्या एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रखी थी उस टाइम पर। ठीक है, एक अलग ही टाइप की तस्वीर बनकर सामने आई। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग तस्वीर पेश की। कैसी तस्वीर पेश की? गांधार, कंबोज, मद्रास जैसी छोटी रियासतें आपस में संघर्ष कर रही थी अपने राज्य विस्तार के लिए। और उधर दूसरी तरफ ईसा पूर्व 516 ईस्वी में ईरान जैसे क्षेत्रों में वहां के जो तत्कालीन राजकुमार थे, राजा थे, वो भी संघर्ष कर रहे थे अपने क्षेत्र विस्तार को बढ़ाने के लिए। और इधर जब हम भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, देखिए ये जो इलाका है ये उत्तर पश्चिम भारत का है। ठीक है, अगर आप लोग इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, और ये जो इलाका होगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये उत्तर पश्चिम का इलाका था जहां पर छोटे छोटे महाजनपदों के बीच में अपने राज्य विस्तार को लेकर के संघर्ष हो रहे थे। और इन संघर्षों का फायदा मिला किसको? ईरान जैसे क्षेत्रों को। ईरान जैसे क्षेत्रों को फायदा इस प्रकार मिला, ईरान से कौन एक शासक आया जिसको बोलते थे दारा प्रथम। दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम, जिसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से हम लोग जानते हैं उसको, डेसियस नाम से भी जानते हैं उस। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब ये जो आप लोग क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का, मेसोपोटामिया सभ्यता का। और वहीं जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती थी, ये जो हमारा क्षेत्र था पश्चिम का, इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलती थी कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता, या फिर हम इसको बोलते थे हड़प्पा सभ्यता। इसको क्या बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये जो
सभ्यता थी हमारी, इधर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये ईरान और इराक वाले क्षेत्र की थी। ठीक है, किस क्षेत्र की थी? ईरान और इराक वाले क्षेत्र की। ठीक है, तो यहां का एक शासक था दारा प्रथम। उसने क्या किया, इस जो आपसी संघर्ष का मामला था उसका फायदा उठाते हुए यहाँ की राजनीति में अपना अवसर खोजने का प्रयास किया। यहाँ का जो शासक था इसने जो है हिंदू कुश दर्रे से भारत में प्रवेश करने की कोशिश। ठीक है, जब हम लोग मगध की बात करते हैं तो मगध को पता है आपको, ये नीचे से विंध्याचल से और इधर एक नदी से और इधर भी दो नदियों से घिरा हुआ था। ऊपर जो है ये गंगा नदी इसके ऊपर से बहती थी। तो प्राकृतिक रूप से आप लोग ये कह सकते थे कि जो मगध का क्षेत्र था वो तो खूब फल फूल ही रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इधर बात करते हैं, इधर आपका कहीं पर पड़ता था कौन सा? हिंदू कुश दौरा, हिंदू कुश दर्रा। ठीक है, उसी दर्रे से ईरान के लोगों ने भारत में प्रवेश किया और लगभग 200 वर्षों तक भारत से संबंध बनाए रखे। कितने वर्षों तक? लगभग 200 वर्षों तक भारत से संबंध बनाए रखे। दूसरी बात यह थी कि इस क्षेत्र में जो ये हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला गांधार कंबोज वाला, इस क्षेत्र के मुकाबले अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में क्या था? मगध की तरह कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया, मगध जो है अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। अवंती, कोसल जैसे राज्यों को अपने में मिलाकर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार, कालाशोक, अजातशत्रु जैसे, बृहद्रथ जैसे राजाओं ने इस राज्य का बहुत ही विस्तार किया था। ठीक है, तो इसके जैसा तो कोई शक्तिशाली साम्राज्य था ही नहीं। दूसरी चीज क्या थी? जो युद्धग्रस्त समुदाय थे उनको मिलाकर साम्राज्य जो है संगठित साम्राज्य बनाए तो जा सकते थे। जैसे आपके ये जो कंबोज था, कुरु था, ठीक है, या मद्रास जैसे इलाके थे, इनको संगठित करके एक जो है संगठित साम्राज्य तो बनाया जा सकता था। चूंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, इसने अपनी ओर पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। जो ये क्षेत्र था, जो आपका गांधार वाला, मद्रास वाला ये क्षेत्र था, प्राकृतिक रूप से खूब ही फल फूल रहा था। इस वजह से क्या हुआ, जो पड़ोसी देश था आपका ईरान और इराक, इसका ध्यान आकर्षित हुआ और इसने जो है हिंदू कुश दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश कर लिया। ठीक है, और जो है भारत के उत्तर पश्चिम के इलाके में, यानी कि इंडस जो रिवर थी आपकी, जो ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी नदी के जो इलाके थे, किनारों के इलाके, तो जहां उपजाऊ जमीनें थी, उस इलाकों को क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ईरान के आकीमिनिया के शासकों ने, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी उसी समय किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब संघर्ष चल रहा था, यहाँ पर छोटे छोटे जो 16 महाजनपद थे उनके बीच में अपने राज्य विस्तार का संघर्ष चल रहा था, वही ईरान के आकीमिनिया, जिसको आर्किमिडीज भी कहा जाता है, कि शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार का भी उसी समय जो है संघर्ष चल रहा था। साम्राज्य के राजकुमार, जो मगध साम्राज्य के राजकुमार थे, जैसे उन्हीं राजकुमारों की तरह उत्तर पश्चिम सीमा पर राजनीतिक जो मतभेद थे, मैंने आपको बताया जो आपका ये वाला क्षेत्र था, यहां पर जो ये राजनीतिक मतभेद हुए, इन्हीं का फायदा उठाकर ईरान ने जो है भारत पर 200 वर्षों तक जो है लगभग आप कह सकते हैं एक तरीके से शासन किया। भारत पर तो हम ये कह सकते हैं, एक चीज अगर आप लोग बहुत अच्छे से देखें तो ये हिस्सा था आपका, देखिए यहां पर आप लोग को मैं समझा दूं, ये था हिस्सा आपका नॉर्थ वेस्ट का, और इधर था आपका ये सिंधु। ठीक है, तो जितने भी आपके ईरान से लोग आए वो सिंधु तक ही सीमित रहे, जो आजकल जो है हिस्सा बन चुका है किसका? वर्तमान अफगानिस्तान का। वर्तमान किसका? अफगानिस्तान का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन्होंने कभी भारत पर राज किया ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज देख लेते हैं। ईरान के जो आकीमिनिया के शासक थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार उसी समय मगध के साम्राज्य के राजकुमारों की तरह किया, उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर राजनीतिक मतभेदों का फायदा उठाया। यानी कि जो आपके मद्रास और गांधार जैसे जो राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसी राजनीतिक मतभेद का फायदा उठाकर ईरान जो है भारत में प्रवेश कर गया। जो आपका ये इधर था कंबोज, इधर था आपका गांधार, और यहां पर था आपका मगध। ठीक है, उन्होंने उत्तर पश्चिम पर राजनीतिक मतभेदों का फायदा उठाया। ईरान के शासक थे कौन? डारियस। ठीक है, इनको जो है इतिहास में दारा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है?
दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। दारा प्रथम ने क्या किया, 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब सिंधु के पश्चिमी भाग पर एवं सिंधु पर कब्जा कर लिया, सिंधु पर कब्जा कर लिया। तो आपका जो ये वाला क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र पर क्या किया, ईरान के लोगों ने कब्जा कर लिया। किसने किसने कब्जा कर लिया, डारियस ने। किसने कब्जा कर लिया, डारियस ने जो है 516 ईस्वी में इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, यह क्षेत्र 20 प्रांत या ये जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पे उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो भारत का था, उस क्षेत्र को 20 प्रांत या ईरान के रियासत में परिवर्तित हो गया। जो यानी कि जो ये जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम के भारत का, ये ईरान के 20वीं रियासत के रूप में ईरान में सम्मिलित मान लिया गया। और इस जो ईरान की जो रियासत थी, इसमें कुल कितनी रियासतें थी, 28 रियासतें थी। और इस जो उत्तर पश्चिम के भाग को सम्मिलित किया गया भारत की, उसको 20वीं रियासत ईरान ने मान लिया। भारतीय रियासतों में सिंध उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब का हिस्सा शामिल था, जो सिंधु के पश्चिम में था। तो भारतीय रियासतों में क्या क्या शामिल था, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, सिंधु उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब का हिस्सा जो है ईरान की सीमा में शामिल हो गया था। यहां पंजाब जो था वो सबसे उपजाऊ, देखिए आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो पंजाब जो आपका भारत में है, ठीक है, एक जो पंजाब आपका भारत में है, और एक जो पंजाब आपका ये इधर पड़ता है अफगानिस्तान वाले इलाके में, ठीक है, जिसको पश्चिमी पंजाब बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सा आपका पूर्वी पंजाब है। तो ये जो पश्चिमी पंजाब की भूमि थी, ये काफी ही उपजाऊ थी। यहां से ईरान के जो लोग थे वो 360 टैलेंट का सोना का व्यापार करते थे और अपने जो है राजकोष का खर्चा उठाते थे यहां से ले जाकर के, ठीक है। तो भारत का जो ईरान से जो संबंध हुआ, उसके परिणामों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या हुआ कि जब भारत पर जो है ईरान का कब्जा हो गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें हुई भारत में। तो भारत ईरान की जो संधि थी, ये लगभग चली आपकी कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक चली। जो भारत और ईरान की संधि थी वो आपकी लगभग चलती है 200 वर्षों तक। और ईरान और भारत के बीच जो है क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलना। अब भाई वो तो मिलना ही मिलना था, क्योंकि जो आपकी पंजाब और सिंध वाली जो जमीन थी, ये वाली जो जमीनें थी, ये वाली जो भूमि थी, ये काफी क्या थी, उपजाऊ टाइप की थी, काफी उपजाऊ थी, ठीक है। तो इस भूमि से उनको अच्छा खासा व्यापार करने को मिला, ठीक है, तो अच्छी खासी वाणिज्य को प्रोत्साहन भी मिला, ठीक है। ईरानी लेखक, यहां पर ई छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं ईरानी लेखक, ठीक है, भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता था। कौन सी लिपि कहा जाता था, खरोष्टी लिपि कहा जा सकता था। इसको जो है आप लोग सांस्कृतिक कारण से जोड़ सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो खरोष्टी लिपि थी, अशोक के कुछ जो स्तंभ थे उनमें जो लिखावट थी वो खरोष्टी लिपि में की गई थी। अशोक के 2 स्तंभ थे, कौन सा, शाहबाजगढ़, ध्यान रखिएगा यहां पर मैं बता देता हूं, शाहबाजगढ़ था पहला तो, और दूसरा था आपका मानसेहरा, दूसरा था आपका मानसेहरा। तो अशोक के ये जो 2 स्तंभ थे, इनमें खरोष्टी लिपि का जो है अंकन किया गया था। और यह लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। और हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग तो लिखते हैं ना लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट, पेज के लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट तक लिखते हैं। लेकिन यह लिपि जो थी वो राइट से शुरू होती थी और लेफ्ट तक लिखी जाती थी, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो ईरान से आई थी। एक शब्द है, देखो एक शब्द है इपी, ठीक है, इसको ईरानियन लोग इपी बोलते थे, जो भारत में आकर चेंज हुआ और इसको बोला जाने लगा क्या, लिपि, इसको बोला जाने लगा लिपि। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के कुछ अभिलेख क्या हुए, इसी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है, ये बात भी। ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में पाए गए, जो ईरान के साथ वस्तु आदान प्रदान को दर्शाते हैं। ये परिणामों में आप लोग अगर कहीं लॉन्ग आंसर टाइप लिखना है तो आप इसको बहुत अच्छे से जिक्र कर सकते हैं कि ईरान के जो सिक्के थे, ऐसा माना जाता है कि भारत में पहली बार जो है जो सिक्कों का प्रचलन था, सोने के सिक्कों का जो प्रचलन था वो ईरानियों ने ही किया था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। तो सिक्कों के आदान प्रदान से क्या होता था, व्यापार किया जाता था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों ने भारत के अकूत धन के बारे में जाना, ठीक है। इतिहास के पिता थे कौन, इतिहास के पिता कौन थे, इतिहास के पिता कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री,
ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे आप बताइए? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उन्होंने लिखा है क्या कि जो ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को, यानी जो मैसेडोनियाई लोग थे, उनको पता चला भारत में जो है प्राकृतिक संसाधनों से कितना परिपूर्ण है क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर कितना ही अकूत धन है, कितने ही सोने की खाने हैं, कितना ही उपजाऊ भूमियां हैं, इन सब के बारे में पता चलता है ईरान के, इराक के, वो ईरान के, यूनान के लोगों को, ठीक है, ईरान के लोगों के माध्यम से, ठीक है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर और देखेंगे, जो भारत में जो सांची का स्तूप है, यहाँ पर आप लोग ये देख जो पा रहे हैं, इसको, ये है सांची का स्तूप, आपका सांची का स्तूप। सांस्कृतिक कारणों में अगर मैं बताऊं सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए, तो सांची के स्तूप के ऊपर ये जो आप घंटे नुमा आकृति देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर ये अगर ऐसे लगा दिया जाए, ये ऐसे लगा दिया जाए, तो एक ये घंटे नुमा आकृति बनती थी। तो जो स्तूपों के ऊपर ये जो घंटे नुमा आकृति बनाई गई, वो भी जो है ऐसा माना जाता है ईरानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, ये उसके चलते जो है अशोक ने, क्योंकि इस तरीके के गुंबदों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण का। तो दोस्तों बहुत ही जो है एक बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग वाला आदमी, जो है एक बड़ी सोच का आदमी, जो विश्व विजेता के बनने के लक्ष्य से अपने देश मैसेडोनिया यूनान से जो है निकलता है फिलिप द्वितीय का पुत्र, जो विजय करना चाहता है पूरे विश्व को, और ये जो है ईरान इराक को तबाह करते हुए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से होते हुए, आपके ईरान से होते हुए, ठीक है, ठीक है, कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है भारत, ठीक है, ये पहुंचता है कहां? भारत। और भारत के, अब ऐसा माना जाए जब इसने भारत पहुंचा, जब ये भारत पहुंचा तो ये काफी जो इसकी जो सेना थी, ये बड़ी सेना के साथ में, ये विश्व विजय के सपने के साथ में सिकंदर निकला, ठीक है। ये कहां से निकला था ये भी ध्यान रखिए आप लोग, ये मैसेडोनिया का क्षेत्र था, और मैसेडोनिया का ही जो राजकुमार था वो कौन था? अलेक्जेंडर, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। इस पे एक मूवी भी बनी है अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए अलेक्जेंडर के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत ही अलग अलग विचार है। कुछ जो है इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अलेक्जेंडर कभी भारत आया ही नहीं, अलेक्जेंडर कभी भारत आया ही नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये इंडिया का तो क्षेत्र था, लेकिन प्राचीन भारत में, अगर हम वर्तमान भारत की बात करें, अगर बंटवारे की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है ये कहां का है? ये क्षेत्र है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। ये क्षेत्र कहां का है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है सिकंदर तो कभी भारत आया ही नहीं, लेकिन इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि सिकंदर जो है भारत में कितने महीने, लगभग जो है आपके 19 महीनों तक भारत में सिकंदर रुका था। भारत सिकंदर में रुका। भारत, जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो तक्षशिला के एक राजा थे, तक्षशिला के आपके एक राजा थे, कौन? अंबी। तक्षशिला के राजा थे अंबी, बहुत ही जो है लाचार किस्म का व्यक्ति अंबी, जब जो है सिकंदर की इतनी बड़ी सेना देखता है तो कांप जाता है। जब कांपता है तो सिकंदर की चाटुकारिता में लग जाता है। और चूंकि तक्षशिला का जो राजा ये अंबी था, उसका पुराना हिसाब किताब बाकी था पोरस के राजा से, जो चिनाब और झेलम नदी के बीच का राज्य क्षेत्र अपनाए हुए था। तो उससे जो है बदला लेने के लिए इसने क्या किया? अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उसकी, चूंकि जो है अलेक्जेंडर की सेना पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों से जो है लगातार संघर्ष करते हुए आ रही थी, आपकी ईरान से होते हुए ये जो है आपकी एरिया, एराकोसिया, ठीक है, यहाँ इन जगहों से जो है युद्ध करते हुए आ रही थी, काफी थकी हुई थी। तो इस अंबी के साथ जो है तक्षशिला के शासक जो अंबी थे, इन्होंने अपना जो है उनको क्या किया? बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, और अपना राज्य बचाने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा किया। हालांकि हम इन सब चीजों को अभी देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ठीक है, यूनान और ईरानी दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए जो है निकला था आपका कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको बोलते हैं सिकंदर। सिकंदर पे देखिए बहुत सारी कहावतें भी कही जाती हैं,
मुकद्दर का सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। तो ऐसी कहावतें भी वो इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसको विश्व विजेता की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, विश्व विजेता की संज्ञा दी जाती है। इतनी कम उम्र में इसने जो है पूरे विश्व पर राज कर लिया, पूरे विश्व के लगभग राजाओं, लगभग रियासतों, क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन भारत के राजा पुरु से हार कर। ठीक है, देखिए इतिहास ये मानता है कि राजा पुरु और सिकंदर के मध्य में युद्ध हुआ, लेकिन कई इतिहासकार ये बात नहीं मानते हैं कि सिकंदर जो है राजा पुरु से, जिसको पोरस की संज्ञा दी जाती है, उनसे जीता भी था। ठीक है, क्योंकि इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है अपने साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। जब आप लोग 319 ईसा पूर्व के समथिंग जाएंगे तो इधर आप लोग देखेंगे कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी। तो आप ये कह सकते हैं लगभग 50,000 की सेना लिए लगभग पोरस के राजा तैयार खड़े हैं और उनके पीछे चंद्रगुप्त मौर्य भी तैयार खड़े हैं। तो ऐसे में जो है कैसे हिम्मत पड़ जाती सिकंदर की भारत पर आक्रमण करने की। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कई इतिहासकार मानते हैं, कई सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं। ठीक है, मैसेडोनिया के जो सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। जब इस वहां से ये निकला तो ईरान, इराक जैसे साम्राज्यों को नष्ट करते हुए सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर, तुर्की और इराक, बल्कि ईरान को भी क्या कर लिया, जीत लिया। वहां के क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी योजनाओं के अनुकूल थी। राजनीतिक स्थिति क्या थी उत्तर पश्चिम के भारत की? गांधार, मद्रास और जो आपका एक क्षेत्र और था, ठीक है, उसमें क्या था, आपसी संघर्ष की उस समय भावना पैदा हो चुकी थी। लोग अपने अपने राज्य को विस्तार को बढ़ाना चाहते थे, अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते थे। तो उस चीज का फायदा मिला था ईरान को भी और उसी चीज का फायदा मिला सिकंदर को भी। ठीक है, यह क्षेत्र कई स्वतंत्र राजशाहों और कबीली गणराज्यों में विभाजित था। जो ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था ये कबीली गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन वे जिन रियासतों के अंतर्गत आते थे उससे वह संपूर्ण समर्पण भाव और दृढ़ता से जुड़े हुए थे। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, सिकंदर ने इन रियासतों, क्योंकि ये सब राज्य जो है आपसी भाव से, दृढ़ता से जुड़े हुए भी थे, तो सिकंदर ने कहा कि भाई इनसे मिलकर तो जीता नहीं जा सकता है। वो कहते हैं ना कि 4 लकड़ियों को अगर हम मिलाकर एक साथ तोड़े तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, अगर एक एक लकड़ी तोड़े तो हम पूरा गट्ठर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है फूट डालो राज करो की नीति, एक एक व्यक्ति को लेंगे, ठीक है, और एक एक रियासत को अपने कब्जे में लेंगे। तो उसने, सिकंदर ने भी सेम चीज किया कि रियासतों को बारी बारी से जीतना जो है आसान समझा, क्योंकि ये दृढ़ता के साथ में मजबूती के, समर्पण के भाव से खड़े हुए भी थे और जुड़े हुए भी थे। ठीक है, इन क्षेत्रों के शासकों में 2 शासक विख्यात थे। पहला कौन थे? अंबी, ये तक्षशिला के शासक थे। ये कहां के शासक थे? तक्षशिला के शासक थे राजकुमार। और पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच का था। ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, ये तस्वीर उस समय की मानी जाती है। ये जो है एक चित्रकारी है, पेंटिंग है। ठीक है, जब जो है सिकंदर ने जो है राजा पुरु पर आक्रमण की तैयारी की। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो राज्य थे उत्तर पश्चिम के, ये क्या कर सकते थे कि अगर संगठित हो जाते तो उनकी सेनाएं एक हो जाती, और सेनाएं एक हो जाती तो क्या होता, एक बड़ी सेना तैयार हो जाती, जिससे क्या कर सकते थे, वो सिकंदर का विरोध कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, संयुक्त मोर्चा बनाने में ये सब क्या रहे, बहुत ही असफल रहे। और इसीलिए खैबर दर्रा जो है था भारत के उत्तर पश्चिम का जो एक प्रमुख दर्रा था खैबर, वहां जो है वो बिना प्रहरी के हो गया। बिना प्रहरी के क्या हो गया, मतलब बिना ही किसी सुरक्षा के हो गया। मतलब विदेशी आक्रमण जो है वहां से ही हो सकता था, भारत में घुसने का एकमात्र रास्ता वो था खैबर दर्रा। ठीक है, वो बिना प्रहरी के हो गया और उसी का फायदा उठाकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ईरान की विजय के बाद क्या हुआ, सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा। सिकंदर कहां बढ़ा? काबुल की तरफ बढ़ा, जहां उसे ईसा पूर्व 326 ईसा में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। कितने महीने लगे? 5 महीने में वो जो है खैबर से सिंधु तक पहुंच गया। और ये सिंधु नदी आपकी पड़ती थी पश्चिमी पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, जो सभ्यता थी किसकी? हड़प्पा की। आप 600 BC में जब जाएंगे तो ये सभ्यता किसकी थी? हड़प्पा सभ्यता थी।
तो उस सभ्यता में प्रवेश कर चुका था आपका सिकंदर। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंच चुका था, ठीक है। वह उत्तर की तरफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है सेना जो है काफी सारे युद्ध लड़ चुकी थी। अब बहुत ही ज्यादा घायल, परेशान, कुछ सैनिक बीमारी से मर गए, कुछ सैनिक जो है युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए, बाकी सैनिकों का दम टूट चुका था। तो ऐसी स्थिति में सिकंदर के जब सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो सिकंदर ने बड़े ही दुखी मन से कहा, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो निष्ठाहीन और कायर हैं। ये मोटिवेशनल लाइन थी, कुल मिलाकर आप ये लोग समझ लीजिए, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो निष्ठाहीन और कायर हैं, जो भय से ग्रसित हैं, यानी कि जो डरे हुए हैं, जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों से कभी नहीं हारा। जब सिकंदर अपने लिए कहता है कि मैं वो राजा हूं जो अपनी दुश्मनों से कभी नहीं हारा था, उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया, उसे अपने ही लोगों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और पूर्वी साम्राज्य पर शासन करने का जो उसका सपना था, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा था मगध वाला क्षेत्र, ठीक है, मगध वाला क्षेत्र जहां चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो चुका था, ठीक है, उस क्षेत्र पर जो उसका साम्राज्य, जो उसका शासन करने की जो इमेज, जो तस्वीर थी उसके दिमाग में, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जो उसका सपना था वो अधूरा ही रह चुका था। सिकंदर के बाद जो भारत पर जो आक्रमण के जो प्रभाव पड़े, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। उनको भी देखना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हम लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो आखिर सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रभाव पड़ सकते थे, क्या प्रभाव पड़े, इन सभी चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सिकंदर से जो भारत पर आक्रमण किए, उसका अगर हम लोग राजनीतिक कारण कोई देखें, राजनीतिक अगर हम लोग कोई प्रभाव जो है वो देखें, राजनीतिक प्रभाव देखें, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग को एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जो सिकंदर और पोरस के मध्य जो लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ कि पोरस हार गया, और पोरस, इस लड़ाई को क्या कहा गया, ये मई 326 ईसा पूर्व के आसपास की लड़ाई, 321 ईसा पूर्व के आसपास की लड़ाई थी। तो इस लड़ाई को हाइडेस पीस का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, इस लड़ाई को क्या कहा गया, हाइडेस पीस का युद्ध कहा गया, ठीक है। अगर हम लोग राजनीतिक रूप से किसी प्रभाव की बात करते हैं, तो राजनीतिक रूप से जो है भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही जब हम लोग बात करें कि जो है कि जो राजनीतिक रूप से तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि आर्थिक रूप से अगर क्या कोई प्रभाव पड़ा था, तो उसके बारे में आप लोगों की राय मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग उसके बारे में आखिर क्या सोचते हैं कि आर्थिक रूप से क्या ही जो है भारत पर जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। वो चीज जो है क्या हुआ, पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक रूप से तो कोई कारण नहीं पड़ा। आर्थिक रूप से अगर हम लोग देखें तो सिकंदर के अभियानों से क्या हुआ कि नए जो है, पहली चीज तो ये था कि नए मार्गों की खोज हुई, नए मार्गों की खोज हुई, नए मार्गों की खोज हुई, माफ कीजिएगा राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, नए मार्गों की खोज हुई, ठीक है, नए रास्ते बनाए गए। इससे जो भारत और ईरान और रोम के बीच का जो व्यापार था, वो व्यापारिक संपर्क क्या हुआ, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज क्या थी, जो भारत में नगरीकरण था, नगरीकरण, भारत में जो नगरीकरण था, उसको भी बढ़ावा मिला, उसको भी क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। और तीसरी चीज क्या थी, जैसे आपने देखा एक सिकंदरिया जो है बड़ा है, जो काबुल के पास में इसने सिकंदर ने बसाया था, और एक था कौन सा, बाउकेफेला। बाउकेफेला किसका नाम था, सिकंदर के घोड़े का, उसके नाम पर भी, जो घोड़े को इतना प्यार करता था कि उसके नाम पर भी उसने एक जो है शहर बसा दिया। तो ऐसे जो है क्या हुआ, नगरीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि सांस्कृतिक रूप से, तो यूरोप और भारत के बीच में विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हुआ। ज्योतिष तथा कलाओं के क्षेत्र में यूनान का जो है भारत पर बहुत ही प्रमुख आक्रमण पड़ा, जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा,
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो सिकंदर के भारत के आक्रमण के कारण भारत पर प्रभाव पड़ा था। दूसरी चीज थी सिकंदर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो सिकंदर, भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, और इसी को झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या, झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली सिकंदर और ईरान के आक्रमण के। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि ये चैप्टर मैंने बीच में जोड़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो है ईरानियों का आक्रमण हो गया भारत पर, तो इस वजह से मैंने इसको बीच में उठाना था। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा तो मैं जो है पूरा जो है ईरान की जो है जो पूरी जो संघर्ष था राज्य विस्तार का, या फिर मैसेडोनिया का जो संघर्ष था, या फिर जो सिकंदर का जो संघर्ष था राज्य विस्तार को लेकर, उसके बारे में हम लोग खूब ज्यादा सी चर्चा करेंगे, खूब ज्यादा सा जो है कंटेंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और यू ऑल नो दैट आई एम फुली कमिटेड टू गिव यू द प्योर कंटेंट ऑफ फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बिकॉज यू नो कि चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोग जो है पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आपके पास में होगा, बट वन थिंग, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं अपने लेवल से अपना जो है बेस्ट निकाल कर दे रहा हूं। जो भी आपको चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं वो जो है बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप लोग पैसे देकर बहुत सारे चैनल जो है कोर्सेज खरीदते हैं, मैं आपको जो है इतना वादा दे सकता हूं कि अगर आप लोग ये कंटेंट पढ़ें और पेड कंटेंट पढ़ें तो मैं गारंटी दे सकता हूं अगर उसने एक भी पॉइंट ज्यादा पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी मन फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा काम करने का। तो आपका जो प्यार है, जो आपका विश्वास है, वही मुझे रोज रोज कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता देता है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद।